फर्स्ट वीडियो के बाद इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि नेशनलिज्म है क्या, और इस चैप्टर में यूरोपियन कंट्रीज को हम क्यों पढ़ने वाले हैं। मतलब बीइंग ए इंडियन, एशिया के पार्ट होने के बावजूद भी हम यूरोपियन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि नेशनलिज्म जो है, ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये ऑलरेडी फ्रांस में ही शुरू हो चुका था, एक टाइप का मतलब रिवोल्यूशन से, और बहुत सारे वेज, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, बहुत सारे वेज थे, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि इस सेंटिमेंट्स को इमर्ज कर पाए और सक्सेसफुली रन भी हो पाया, लेकिन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम ओनली। तो वन शुड आस्क कि नेशनलिज्म है क्या, क्लियर। तो आई मस्ट से कि नेशनलिज्म इज एन आइडिया एंड मूवमेंट दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty. As usual, its meaning is self-governance over its homeland. So as the things is very clear and very crystal clear over here, so let's move ahead, see what's the things we should deal with in the next paragraph. See here how things is going to be changed one by one. As I have shown you, and if we deal with in the first video, there we have seen how France, Germany and all and Italy regions is going to be deal in this chapter. फ्रांस, जर्मनी एंड इटली को हम किस तरह से नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम था वो धीरे धीरे एबोलिश्ड हुआ और एक नया सिस्टम है जिसमें हम वो नेशनलिज्म एक नेशनल सेंटिमेंट्स पे बेस्ड था, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वन। सो नेक्स्ट आते हुए हम यहाँ पे ये देख पाएंगे कि इस चैप्टर का जो यू कैन से कि जो इस चैप्टर को मोशन में लिया गया, एक पेंटिंग से लिया गया, विच इज पेंटेड बाय फ्रेडरिक चोरियो। ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, और ये पेंटिंग जो लिया गया है 1848 में, ही हैज ड्रॉन दिस पेंटिंग। यूं तो आपके स्क्रीन पे ये पेंटिंग सिर्फ एक यूजुअल मीनिंग रखता है कि इसमें क्या है, लेकिन I was really surprised to knowing about all the facts about this painting. So many, gathered information is encrypted over here. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें collectively represent की गई हैं। मतलब you can say information जो है इस पेंटिंग में एकदम कोडेड फॉर्म में है। अगर हम इस कोडेड फॉर्म को मतलब इसको डीकोड करें तो क्या क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में एक फीमेल कैरेक्टर को एज अ नेशनहुड, एज अ नेशन रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता था। सेम यहाँ पर देखा गया है कि एक यहाँ पे एज यू कैन सी ओवर हियर, सो हियर यू कैन सी इट्स enlightened, like fire enlightens, and she has handled constitutions and so many things are there, and republic that written constitution for all. So यहाँ पे चीज़ें किससे बिलोंग की हुई, टाइम के साथ साथ यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, मतलब इन वन पेंटिंग एज यू कैन सी हियर, एक ही पेंटिंग में बहुत सारे नेशंस अलग अलग फ्लैग के साथ किस तरह मतलब डेमोक्रेसी से मोनार्की से डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं, किस तरह चीज़ें बदलती जा रही हैं, ये इस पेंटिंग के थ्रू हम समझ पाएंगे। एक लॉन्ग आपको दिखेगा। बेसिकली इस चैप्टर में जो है हम जर्मनी को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मतलब जो इनका जो यूटोपियन व्यूज़ है फ्रेडरिक चोरियो का, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हाउ ही रिप्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस विद ओनली वन, बाय रिप्रेजेंटिंग ओनली one paintings, how he came to know about the democratic and social republics can be reimposed on the monarchy system as well. So how the things is going to be changed, आप देख पाएंगे कि एक बड़ी सी क्यू जो है, मतलब अलग अलग नेशन के लोग जो है एक लाइन में हैं और अलग अलग फ्लैग लिए हुए हैं अपने अपने नेशंस के लिए। कुछ तो हैं जो जिनको ऑलरेडी नेशन कंट्री, जिन्हें ऑलरेडी नेशनलिस्ट कंट्री हो गए, लाइक फ्रांस वगैरह। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फ्रांस ऑलरेडी इस स्टैच्यू को क्रॉस कर चुका है, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कह रहे हैं यहाँ पर एज अ सिंबल। सो किस तरह ये नेशन जो है यहाँ पर जो नेशन इस स्टैच्यू को क्रॉस कर चुके हैं, है ना, जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, इट मीन्स वो ऑलरेडी मतलब मोनार्की सिस्टम से फ्री हो चुके हैं, उन्हें नेशनलिज्म मतलब उनके अपना नेशन आइडेंटिटी उन्हें मिल चुका है। वो मतलब
कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर फ्री, है ना, फ्री फॉर अडॉप्टिंग ऑल द फ्रैटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, सारी चीज़ें अब इनके पास है, वो चीज़ें वो फ्रीली मतलब उसको अडॉप्ट करके उसको रन कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख पाएंगे तो अगर हम यहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड पे कुछ क्राउन्स वगैरह पड़े हैं, कुछ मोनार्कियल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोनार्कियल जो रिकॉर्ड्स हैं, वो चीज़ें टीयर्ड अप हैं ग्राउंड पे। इससे ये समझ में आता है कि किस तरह ये सारे नेशन जो है धीरे धीरे इसको सप्रेस कर रहे हैं, मोनार्कियल सिस्टम को अवॉइड करके उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन से। और फाइनली आप देख पाएंगे कि इस बड़ी सी क्यू में अलग अलग नेशंस हैं, अलग अलग ट्राई कलर्स फ्लैग यूज हुए हैं, जिसमें से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे किस तरह बहुत सारे नेशन जो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जो पीछे हैं वो ऑलरेडी लाइक आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ऑस्ट्रिया है, फिर जर्मनी एंड द ट्विन सिस्टर्स एंड सिलिसिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक मतलब मोनार्की सिस्टम के अंदर ही हैं। स्लोली आप देख पाएंगे कि जर्मनी है, फिर उसको फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रिया एंड फॉलोड बाय किंगडम ऑफ टू सिसिलिया। आप इस चीज़ को समझ पाएं, ये किंगडम ऑफ टू सिसिलिया एक्चुअल में इसको बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी सिसिली एक नेशन है, ऑलरेडी नेपल्स एक नेशन है, इन दोनों को यूनाइट कर दिया गया। यहाँ पे दो अलग अलग किंगडम थे, जिसको आपको शायद याद होगा गुसिपी गैरीबाल्डी थे, उन्होंने 1860 में इन दोनों किंगडम को हटा चुके थे वो डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर बाद में ये दोनों कंट्रीज सर्डिनिया में मर्ज हो गया था। लेटर ऑन फाइनली 1861 जस्ट एक साल के बाद ये इटालियन मतलब इटली में आके मर्ज हो गया था। मतलब जब देखो गैरीबाल्डी का यूनिफिकेशन हुआ था इटली यूनिफिकेशन में, तो वहां पे ये यूनिफाई हो चुके थे इटली के साथ। खैर ये एक वे है किस तरह चीजें मतलब मूव कर रही है वन टू अनदर, और किस तरह एक नेशन जो है दूसरे से मतलब लेसन ले रहा है, दूसरे से इंस्पायर हो रहा है कि हमें भी मतलब एवरीवन कैन गो विद इन द सेम वे एज इफ इट इज वर्दी फॉर अ नेशन, लाइक फ्रांस की तरह जर्मनी की तरह ऑस्ट्रिया। सिमिलरली और भी नीचे एकदम सीक्वेंस है, बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइक लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया एज वेल। यहाँ तक चीज़ें बहुत क्लियर है, हम ये समझ पाएंगे कि यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज ने हाउ दे इंस्पायर टू वन टू अनदर एंड हाउ दे आर इन अ क्यू टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम। तो ये चीज़ें तो बहुत क्लियर है, ये आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट। हाउ यू कैन सी कि यहाँ पे चीज़ें जो चूँकि मैंने इसे लिया है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि दो चीज़ों का बहुत यूजुअल मीनिंग है और ये आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। चूँकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है तो वर्ड्स के जो वर्ड हैं वो और भी उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपके एमसीक्यूज़ में या फिर सीएसबीक्यूज़ में क्वेश्चन आ सके, और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट है, एज यू कैन सी हियर एब्सोल्यूटिस्ट, व्हाट डज इट मीन? आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका एक लिटरल मीनिंग्स क्या हो सकता है। लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। How we can explain actually absolute? You can say unrestricted, despotic, authoritarian often refers to a centralized repressive monarchies. मोनार्कियल सिस्टम को किस तरह मतलब यहाँ पे अब देखा जाएगा कि किस तरह एक सिस्टम जो है लिटरली कन्वर्ट हो रहा है। हाउ कोई रेस्ट्रिक्शंस है, कोई डिस्पाइट नहीं है, कोई ऑथोरिटी नहीं है। एवरीवन इज गोज टू बी अ centralized to a particular one hand, that you must say, that you could say, like monarchical government. So collectively all these information is actually weaved into a word that is termed as an absolutist. So unrestricted, despite authoritarian often refers to a repressive monarchical government. You can say collectively all these gathered information is merged into the absolutist. Now the second word over here, utopian, how we can similarly in the same way a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. One should ask how utopia you may brief, you may explain. So you must say like an ideal or impractical situation or vision that too good to be realized in practice, really मतलब unusual, unpracticed,
मतलब बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ें जिसको हम इमेजिन कर लेते हैं कि यार ये सच में एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सिस्टम फॉर ऑल होना चाहिए। यहाँ पे यूटोपियन विजन जो लिया गया है, मेनली ये फ्रेडरिक सोरियो को रेफर किया गया है कि वो ऐसा व्यू रखते हुए उन्होंने ये पेंटिंग किया, और वो इस व्यू मतलब इस इमेजिनेशन में उन्होंने इस पेंटिंग में वो सारे पॉइंट्स, वो सारे व्यूज़ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। होप सो कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई हो। यहाँ तक हम ये समझ पाए हैं, इस पेंटिंग को कम्प्लीटली रीड कर पाए हैं कि ये पेंटिंग का एक्चुअल मैसेज क्या है।